रिबॉर्न ऑफ माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 17। रात का समय था। अंतरा अपने बच्चों के साथ चॉकलेट वाले घर में थी। तभी वहां अभियुक्त आता है और अंतरा को अपनी बाहों में भर लेता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, कैसा लगा ये सरप्राइज? अंतरा चॉकलेट खाते हुए कहती है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया से अभियुक्त को संतोष नहीं होता। वो थोड़ा नाराज होकर कहता है, बस इतना ही? मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की और तुम्हारी तरफ से बस इतना सा जवाब? सच कहूं अंतरा, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। ये सुनकर अंतरा गुस्से में जवाब देती है, तो मैं और क्या कहूं? मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके अलावा आपको कोई और जवाब देना चाहिए। वैसे भी आपने ये बच्चों के लिए किया है, तो उनसे जाकर पूछिए। देखिए उन्हें कैसा लग रहा है। मुझे क्यों पूछ रहे हैं? बच्चों के पास जाइए और उनसे पूछिए। अंतरा की बात सुनकर अभियुक्त उसके पेट पर हाथ रखता है और धीमे से कहता है, लेकिन मैंने ये तुम्हारे लिए किया है, बच्चों के लिए नहीं। क्योंकि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए, तो थोड़ा प्यार तो बनता है ना? अब तुम मुझे थोड़ा प्यार तो कर ही सकती हो। ये कहते हुए अभियुक्त उसे गले से लगा लेता है। अंतरा घबराकर उसे दूर हटाते हुए कहती है, बच्चे यहाँ पर है। कुछ तो शर्म करो। क्या तुम्हारी सारी शर्म कहीं बेचकर खाली है? अभियुक्त थोड़ी नाराजगी भरे लहजे में कहता है, पहले ये तय कर लो कि तुम्हें मुझे तुम कहना है या आप। मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम क्या कहना चाहती हो। कभी तुम कभी आप। अगर आप कहना है तो आप कहो, और अगर तुम कहना है तो तुम कहो। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, पर जो कहना है साफ साफ कहो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलती जाओ। ये सुनकर अंतरा गुस्से से कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मुझे जो सही लगता है मैं वही बोलती हूँ। दूसरी ओर एक घर के अंदर एक कमरे में एक बिस्तर था। बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ था। तभी एक औरत अंदर आई और उसके पीछे पीछे दूसरी औरत भी। पीछे खड़ी औरत ने कहा, तू ऐसा क्यों कर रही है? वो मर चुका है, फिर भी उसे अपने साथ क्यों रखे हुए है? वो जिंदा नहीं है? ये सुनकर पहली औरत, जिसका नाम सिया था, चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, मेरा पति नहीं मरा है, वो जिंदा है, और वो फिर से जिंदा होगा। चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं अपने पति को जिंदा करने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। चाहे मुझे किसी शैतानी आत्मा से सौदा ही क्यों न करना पड़े, मैं करूंगी। बस मुझे उसे वापस लाना है। मुझे अपने पति को हर हाल में जिंदा करना है। ये कहते हुए वो गुस्से में वहां से चली जाती है और फिर वापस आकर उस आदमी के सिर पर एक लेप लगाने लगती है। ये देखकर दूसरी औरत कहती है, ये तुम उसके सिर पर क्या लगा रही हो? सिया ने जवाब दिया, मम्मी, बाहर चली जाओ, जाकर अपनी पोती को संभालो। वो रो रही है, उसे खाना खिलाओ। मैं तब तक इनका ध्यान रखती हूँ। ये बहुत जल्दी उठ जाएंगे। ये कहते हुए सिया अपने आंसुओं भरी आंखों से नितिन को देखती है और फिर उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। उसके मन में चल रहा था कि कल रात उसने अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दी, क्योंकि वो अपने प्यार को बचाना चाहती थी। अपने प्यार को बचाने के लिए वो खुद को तबाह करने के लिए भी तैयार थी। कल रात सिया अपने फोन में कुछ देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, जिसमें लिखा था, जिंदगी और मौत के बाद की जिंदगी। क्या मौत के बाद इंसान अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा सकता है? इसे पुनर्जन्म कहते हैं, और यह संभव है। ये देखकर सिया हैरान हो गई। उसने तुरंत वो किताब मंगवाई और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। पूरी किताब पढ़ने के बाद उसे पता चला कि उसे उस जगह जाना होगा जहां शैतानों का राजा रहता है। ये सोचकर सिया जल्दी से घर से बाहर निकल गई। उसे उस जगह जाना बहुत जरूरी था। वो किसी को कुछ बताए बिना अकेले ही गाड़ी ड्राइव करते हुए पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। लगभग 2 घंटे बाद वो उस स्थान के पास पहुंची। उसने गाड़ी रोक दी और मोमबत्ती लेकर जंगल के अंदर जाने लगी, क्योंकि वहां मोबाइल की टॉर्च और दूसरी रोशनी काम नहीं करती थी। सिया मोमबत्ती जलाकर जंगल में आगे बढ़ने लगी। कुछ दूरी पर उसने एक बड़ी गुफा देखी। गहरी सांस लेते हुए उसने मन में कहा, अब मुझे उनसे बात करनी है। मैं अपने पति को हर हाल में वापस लेकर जाऊंगी, चाहे मुझे इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ये कहते हुए वो गुफा के अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसने एक जोरदार चीखने की आवाज सुनी। वो बहुत डर गई और उसकी आंखें बंद हो गईं। तभी अचानक वो आवाज बंद हो गई। सिया ने गहरी सांस ली और सोचा, ये कैसी आवाज थी, इतनी भयानक? अचानक उसने देखा कि वहां एक व्यक्ति पूजा कर रहा था। डरते हुए वो उसके पास गई। वो व्यक्ति, जो एक तांत्रिक था,
उसे देखकर कहता है, यहीं रुक जाओ, अंदर आने की कोशिश मत करना। ये सुनकर सिया डरते हुए कहती है, देखिए, मैं यहाँ अपने पति के लिए आई हूँ। मुझे मेरा पति वापस चाहिए। मैंने इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं बहुत उम्मीद लेकर यहाँ आई हूँ, कृपया मेरी उम्मीद न तोड़ें। मेरा काम हो जाने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर तांत्रिक क्रोधित होकर सिया को देखता है और कहता है, तुम्हारा काम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज यहाँ पर कुर्बान करनी पड़ेगी। ये सुनकर सिया अपने हाथों की मुट्ठी भींच लेती है और कहती है, मैं तैयार हूँ। मैं वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ जो आप मांगेंगे। बस मुझे मेरा पति चाहिए। तांत्रिक उसे सावधान करते हुए कहता है, सोच लो, अभी भी समय है, बाद में पछतावा होगा। ये सुनकर सिया गुस्से में कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे बस मेरा पति चाहिए और इतनी शक्ति चाहिए कि मैं अपने दुश्मनों को हराकर अपने पति के साथ रह सकूं। ये सुनकर तांत्रिक कहता है, ठीक है, आओ, यहाँ बैठ जाओ। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। सिया सहमति में सिर हिलाते हुए तांत्रिक के साथ बैठ जाती है और तांत्रिक के साथ मंत्रोच्चार करने लगती है। तभी अचानक गुफा के आगे एक जलते हुए आग के घेरे से बहुत ही खतरनाक साया निकलता है। वो गुस्से भरी आवाज में चिल्लाता है, क्यों जगाया मुझे इतने सालों की नींद से? क्यों बुलाया मुझे? तांत्रिक गंभीर स्वर में कहता है, इसकी मदद कर। बदले में ये तुझे वो सब देगी जो तुझे चाहिए। जो भी मांगना है मांग ले। साया अपनी लाल भयंकर आंखों से सिर से पैर तक सिया को घूरता है और कहता है, बता, क्या चाहिए तुझे? सिया जल्दी जल्दी कहती है, मुझे मेरा पति वापस चाहिए और मुझे इतनी शक्ति चाहिए कि मैं अपने दुश्मनों को हरा सकूं। साया ठहरकर कहता है, तेरा पति जिंदा हो चुका है, घर जाकर यह मिट्टी उसके सिर पर लगा देना, वो होश में आ जाएगा। ये सुनकर सिया खुशी से झूम उठती है। वो उठकर जाने लगती है। तभी उसके कानों में एक गहरी डरावनी आवाज गूंजती है, और जो मुझे चाहिए उसका क्या? सिया ठिठक जाती है और कहती है, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे अपनी शक्ति भी चाहिए। उसका क्या? साया कहता है, वो शक्ति तेरे पति के भीतर पहले ही डाल दी गई है, पर अब मेरी बारी है। मुझे जो चाहिए वो सबसे कीमती चीज है। सिया गंभीर हो जाती है और कहती है, मांग लो, जल्दी करो, मुझे यहां से जाना है। ये सुनकर साया कुछ देर के लिए अपनी लाल आंखें बंद करता है, फिर उन्हें खोलते हुए भयानक हंसी के साथ कहता है, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। सिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका पति और बेटी ही तो उसकी दुनिया थे। बेटी के बिना वो नहीं रह सकती। उसकी बेटी तो अभी सिर्फ 16 साल की है। वो घुटनों के बल गिरते हुए रोने लगती है और कहती है, नहीं, मेरी बेटी नहीं, वो बहुत छोटी है, कृपया कुछ और मांग लो, मेरी बेटी को छोड़ दो। ये सुनकर वो साया जोर से हंसते हुए कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सौदा नहीं टूट सकता। दफा हो जाओ यहां से, मैं खुद तुम्हारी बेटी को लेकर आऊंगा। ये सुनकर सिया जोर जोर से रोने लगती है और साया अचानक गायब हो जाता है। वो रोते हुए तांत्रिक से कहती है, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? मेरी बेटी, वो अभी बहुत छोटी है, मैं उसे नहीं दे सकती। उसे अंदाजा नहीं है कि मेरी बेटी के साथ वह क्या करेगा। तांत्रिक गंभीर स्वर में कहता है, ये तो वही जानता है कि वह क्या करेगा, पर अब न तो मैं इसे रोक सकता हूं और न ही तुम, ये होना ही है। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी ठीक रहेगी, वो उसे मारेगा नहीं। ये सब सुनने के बाद सिया घर वापस आती है, अपने पति नितिन को देखती है, जो अब होश में आ चुका है। अचानक नितिन उठकर बैठ जाता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वो सिया को घूर रहा था। सिया उसे गले लगाते हुए कहती है, मुझे पता था कि मैं तुम्हें जिंदा कर लूंगी। तुम वापस आ गए हो, मैं बहुत खुश हूं। ये सुनकर नितिन अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं बदला लूंगा जिसने मेरे साथ ये सब किया। सिया उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, बताइए, आपके साथ क्या हुआ था? किसने ये सब किया? ये सुनकर नितिन अचानक सिया को अपने करीब खींच लेता है और उसके होठों को चूमने लगता है। सिया उसकी इस हरकत से हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। अभी तो वो ठीक हुआ था, फिर यह ऐसा क्यों कर रहा है? तभी नितिन सिया को बिस्तर पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। सिया उसे रोकते हुए कहती है, आपको आराम करना चाहिए, आप अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं।
यह आप क्या कर रहे हैं? नितिन कुछ देर तक सिया को देखता रहता है, फिर उसे अपने और करीब खींचते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत महसूस हो रही है। ये सुनकर सिया को तांत्रिक की बात याद आती है, जिसने कहा था कि यदि नितिन करीब आने की कोशिश करे तो उसे रोकना। वो सोचती है, बस आज की रात गुजर जाए। ये सोचकर वो नितिन को धक्का देकर अपने से दूर करती है और कहती है, नहीं, आज नहीं। ये सुनकर नितिन गुस्से में सिया को दोबारा अपने पास खींचता है और कहता है, क्यों नहीं अभी? सिया जल्दी से उसे धक्का देती है, दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। तभी अंदर से दरवाजा पीटने की तेज आवाजें आने लगती हैं। इन आवाजों को सुनकर घर के बाकी लोग वहां आ जाते हैं। ऋषिका भी आकर पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? सिया गुस्से और घबराहट में चिल्लाकर कहती है, सब यहां से चले जाओ। किसी को भी इस समय कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ऋषिका हैरानी से कहती है, मम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हम तो ये देखने आए हैं कि क्या हो रहा है। हमने आपकी चिल्लाने की आवाज सुनी तो यहाँ आ गए। आप बताओ, सब ठीक है ना? आप ठीक तो हो ना? ये सुनकर सिया चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा ना, यहाँ से चले जाओ। सिया की बात सुनकर सब चुपचाप वहां से चले जाते हैं, लेकिन ऋषिका वहीं खड़ी रहती है। ये देखकर सिया गुस्से से कहती है, तुम भी यहां से जाओ। ये सुनकर ऋषिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भागते हुए सिया के पास जाती है, उसे गले लगाकर रोते हुए कहती है, मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे खुद से दूर क्यों कर रही हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ रहूंगी। मुझे पता है, पापा की वजह से आप बहुत परेशान हो, लेकिन मैं भी तो परेशान हूं। मैं भी वही दर्द सह रही हूं। अभी तो सब ठीक हो जाएगा ना? ये सुनकर सिया गुस्से में कहती है, तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। फिर वो अपनी बेटी के खूबसूरत मासूम चेहरे को देखती है और थोड़ी नर्म पड़ जाती है। वो कहती है, देखो, यहां से जाओ, अभी इस कमरे में मत आओ। ये सुनकर ऋषिका कहती है, पर हुआ क्या है मम्मी? और दरवाजा इतनी जोर से क्यों बज रहा है? अंदर कौन है? अंदर तो पापा की बॉडी है। ऋषिका की बात पूरी भी नहीं होती कि सिया गुस्से में उसके गाल पर थप्पड़ मार देती है। वो चिल्लाकर कहती है, कहा ना, तुम्हारे पापा जिंदा है। वो ठीक हो चुके हैं। कल वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अब तुम जाओ और सो जाओ, मुझे बहुत काम है। ये सुनकर ऋषिका गुस्से में कहती है, पर मम्मी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जो चीज संभव नहीं है, आप उसके बारे में क्यों कह रही हो? ये सुनकर सिया गुस्से से कहती है, मैंने कहा ना, जाओ यहां से। क्यों मेरी बात को बीच में रोक रही हो? चुपचाप जाओ, कुछ मत बोलो। मैं तब से देख रही हूं, तुम लगातार कुछ न कुछ बोले जा रही हो। मैंने कहा ना, चुप रहो और यहां से चली जाओ। ये सुनकर ऋषिका रोते हुए वहां से चली जाती है। उधर दरवाजा लगातार बहुत जोर जोर से बज रहा था। इस आवाज से सिया को डर भी लग रहा था, लेकिन डरने से अब कुछ नहीं हो सकता था। वो इतना आगे आ चुकी थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वैसे भी उसे लगता था कि जो हुआ वही सही था। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सोचते हुए वो दरवाजे के पास जाकर बैठ जाती है। दरवाजा बजते बजते अचानक शांत हो जाता है और सिया को इसका पता भी नहीं चलता। थकान के मारे वह वहीं बैठी बैठी सो जाती है। दूसरी ओर ऋषिका अपने कमरे में पहुंचती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। वो गुस्से में कहती है, मम्मी पागल हो चुकी है। पता नहीं क्यों वो ऐसा कर रही है। मम्मी को खुद भी अच्छे से पता है कि यह संभव नहीं है, फिर भी वो मान क्यों नहीं रही है? रात का वक्त था और ऋषिका का कैमरा चालू था। ऋषिका सो रही थी, तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में आया है और धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। वो अचानक उठकर बैठ जाती है और पूरे कमरे में इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई दिखाई नहीं देता। यह अनुभव उसके लिए बहुत हैरान करने वाला था, क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और यह एहसास क्यों हो रहा है कि कोई उसके कमरे में है। तभी उसे कमरे के कोने में दो लाल आंखें दिखाई देती हैं। डर से वो चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही रह जाती है। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है, जो बहुत करीब आ रही थी। वो घबराते हुए पीछे हटने लगती है और समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कौन है जो उसके पास आने की कोशिश कर रहा है? डर के मारे वह कहती है, कौन है? तुम कौन हो? मेरे कमरे में कैसे आए? और मम्मी पापा का नाम लेती हुई चारों ओर देखने लगती है। तभी कोई उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसे बिस्तर पर लिटा देता है।
वो घबराते हुए कहती है, नहीं, छोड़ो मुझे, लेकिन उस शख्स ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। इस दौरान ऋषिका के नथुनों में एक बहुत ही अजीब सी खुशबू आ रही थी और वह महसूस करती है कि यह एक आदमी है जिसकी आंखें लाल हैं। वो काले कपड़े और लंबा ओवरकोट पहने हुए था। वो काफी घबराई हुई महसूस कर रही थी, लेकिन घबराने से कोई फायदा नहीं था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और धीरे धीरे उस आदमी के सीने पर हाथ रखकर उसे अपने ऊपर से हटा दिया। फिर वो दूर बैठते हुए बोली, कौन हो तुम, कैसे मेरे घर में आए? तभी एक मोमबत्ती जल उठती है और उसके कान में गहरी आवाज सुनाई देती है, यह मेरा घर है और तुम मेरे बिस्तर पर हो। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है और कहती है, क्या मतलब? तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। वह आदमी गहरी आवाज में कहता है, ये सच है, तुम मेरे घर पर आए हो। यह मेरा घर है। तभी कमरे में हर जगह मोमबत्तियां जल जाती हैं और मोमबत्तियों की रोशनी में उसे पता चलता है कि यह उसका कमरा नहीं है। यह एक और जगह है जहां सभी चीजें काले रंग में सजी हुई हैं। कमरे में काले गुलाब थे, जिन्हें देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वे दीवारों के बीच से उगे हुए थे। वो खड़ी हो जाती है, लेकिन वह आदमी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके जबड़े को पकड़कर कहता है, अब तुम मेरी हो। तुम्हारा सौदा तुम्हारी माँ ने किया था और अब तुम मेरी हो। ये सुनकर वो डरते हुए कहती है, नहीं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपने साथ नहीं रख सकते हो। वो आदमी उसके मुंह को खरोचते हुए कहता है, चुपचाप मेरी बात मानो। अब कुछ भी नहीं बदल सकता है। पिछली बार तुम बच गई थी, लेकिन इस बार नहीं। इस बार कोई चांस नहीं है। ये सुनकर वो रोते हुए कहती है, नहीं, ऐसा मत बोलो। मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना है। मुझे जाने दो, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मुझे जाने दो, कोई बचाओ, कोई मदद करो। वो इतना कह ही रही थी कि अचानक वो आदमी उसके बालों को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, चुप रहो, मेरी बात मानो। अब मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर दूंगा जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। और मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक छोटी बच्ची हो और तुम्हारे मुंह में बस मेरा ही नाम होना चाहिए, किसी और का नहीं। बस मेरा नाम लो, मेरा नाम। ये सुनकर वो डरते हुए कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मुझे तुम जानते भी नहीं हो। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती है, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं मान सकती। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे मेरी मम्मी के खिलाफ भड़काना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुझे पता है कि मेरी मम्मी मुझसे कितना प्यार करती है और तुम्हारा झूठ मुझे प्रभावित नहीं करेगा। मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर वो आदमी गहरी आवाज में कहता है, तुम्हारे लगे या न लगे इससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे लगे या न लगे, कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए अब चुप रहो। ये सच है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा सौदा किया है और अब तुम मेरी गुलाम हो। अब मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं वो कर सकता हूं। अब तुम्हारा पूरा शरीर मेरा है, बस सही वक्त का इंतजार है। अब तुम मेरी गुलाम हो, तुम्हें मेरे लिए वो सब कुछ करना होगा जो मैं कहूं। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर वो डरते हुए कहती है, क्या करना है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरी मम्मी ऐसा कर सकती है। वो आदमी हंसते हुए कहता है, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा किया है, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा के बदले तुम्हारा सौदा कर दिया है। अब तुम मेरी हो। वैसे भी तुम जैसी लड़की चाहिए भी किसी माँ बाप को है? तुम एक बेकार लड़की हो, कोई काम की नहीं हो, बस तुम बहुत खूबसूरत हो। यही एक बात है, वरना तुम में कुछ भी खास नहीं है। ये कहते हुए वो उसकी खूबसूरत बालों को अपने हाथों से खींचता है और वो दर्द से चिल्लाती है। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। वो शैतान गुस्से से भर जाता है और कहता है, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे जो कहना है कहने दो। ये बोलकर वो शैतान उसके छोटे हाथ को पकड़कर उसकी पीठ से मोड़ देता है और फिर उसे करीब खींचकर उसके होठों को चूमने लगता है। काफी देर तक उसके होठों को चूमने के बाद वो शैतान उसकी कमर को मसलते हुए कहता है, तुम्हें ये काम करना है तो तुम्हें अभियुक्त आर्यवंशी के साथ रहना होगा और उस पर नजर रखना होगा। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मुझे उसे हराना है। अभियुक्त का नाम सुनकर ऋषिका हैरान हो जाती है। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि यह आदमी क्या कह रहा है। वो उसके दुश्मन को मारना चाहता है, जबकि वो खुद उसी अभियुक्त से शादी करना चाहती है।
वो उससे प्यार करती है, उसने उसके साथ सपने देखे थे, लेकिन यह आदमी उसे मारने की बात कर रहा है। वो ऐसा होने नहीं दे सकती, वो अपने अभियुक्त को नहीं मरने दे सकती। ये सोचकर वो गुस्से से कहती है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। मैं उनसे ही प्यार करती हूँ। ये सुनकर वो आदमी गुस्से से कहता है, अब मुझे नहीं चाहिए कि तुम किसी से प्यार करती हो या नहीं। अब तुम मेरी हो, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, जिंदगी भर। ये बोलकर वो उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाकर फिर से उसके होठों को जबरदस्ती चूम लेता है और फिर उसे गले लगा लेता है। वो कहता है, तुम्हारी खुशबू और तुम इतनी छोटी सी हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की पहली बार मेरी बाहों में आई है। इसलिए तुम जिंदा बच गई हो, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे खूबसूरत चीजें बहुत पसंद है, चाहे वो चीज हो या लड़की। मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। ऋषिका को समझ में आ रहा था कि उसे समझदारी से काम लेना होगा। उसे इसका दिल जीतना होगा, तभी वो इस कैद से बाहर निकल पाएगी। उसे ये भी पता था कि उसकी मम्मी कभी भी उसे किसी और के साथ नहीं छोड़ेगी। शायद ये शैतान उसकी मम्मी को हैरान करने की कोशिश कर रहा था। इस कीमती चीज के जिक्र से उसे ये समझ में आया कि वो उसकी मम्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो शैतान वही कीमती चीज चाहता था। उसने मन में सोचा, मुझे पता है, मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, और मैं अपनी मम्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। किसी के कुछ भी बोलने से मेरी वैल्यू मम्मी के पास से खत्म नहीं हो सकती। ये सोचते हुए इस आदमी को देखने लगती है, जिसका पूरा ध्यान उस पर ही था। वो मन ही मन मुस्कुराती है कि उसे अच्छे से पता है कि ऐसे मर्दों को काबू कैसे करते हैं। उसे पता चल गया था कि इस लड़कियों का शौक है। ये सोचकर वो ध्यान से इसे देखते हैं और फिर मन ही मन मुस्कुराती है और उसके बाद उसके सीने पर अपने उंगलियों से सहलाते हुए कहती है, अभी क्या मुझे मम्मी के पास जाने दोगे प्लीज? क्योंकि मैं मम्मी से मिलना चाहती हूँ और मैं वादा करती हूँ मैं आ जाऊंगी जब भी आप मुझे बुलाओगे। मैं आपकी सारी ख्वाहिश से पूरा करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे अभी मम्मी के साथ रहना है और मैं खुद से आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये बोलते हुए ऋषिका उसके और करीब आ जाती है और उसके सीने पर धक्का देकर उसे बिस्तर पर गिरा देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसके ऊपर बैठकर उसके सीने को अपने छोटे छोटे उंगलियों से सहलाने लगती है। और उसे ऐसा करता देखकर उसे आदमी का हवस जाग रहा था। वो खुद को कंट्रोल करके उसे अपने ऊपर से हटा देता है और कहता है, मुझे रिझाने की कोशिश करना बंद करो, क्योंकि अगर मैं शुरू हो गया तो तुम मर जाओगी। यहाँ पर ही इतना तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है और तुम इस उम्र में ही नहीं हो कि मुझे बर्दाश्त कर पाओ। तुम्हारी बॉडी अभी तैयार नहीं हुआ है मेरे लिए, इसलिए अपने बॉडी की नुमाइश करना बंद करो मेरे सामने। जब तुम्हारी बॉडी तैयार हो जाएगी मुझे झेलने के लिए, तब मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, पर अभी नहीं। ये बोलकर वो गुस्से से उसके बालों को कसकर पकड़ लेता है और फिर उसके होठों को चूमने लगता है और उसके गम होठों को अपने होठों पर महसूस करके ऋषिका अपनी आंखों को बंद करके उसके बालों में अपना हाथ उलझा लेती है और फिर उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। यह महसूस करके वो गुस्से से कहता है, यह क्या कर रहे हो तुम ऋषिका? रहती है जो तुम चाहते हो मैं वही तो कर रही हूं ना, तुम्हें भी तो यही चाहिए। अब तो मैं खुद से ये सब करने दे रही हूं ना तुम्हें, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? वो गुस्से से कहता है, मैंने बोला ना जेल नहीं पाओगे तुम मुझे। ये सुनकर वो कहती है, अगर मैं बोलूं मैं जेल लूंगी तब क्या करोगे? मैं तुम्हें खेल सकती हूँ। ये सुनकर वो गुस्से से कहता है, क्या मतलब? तुम पहले भी किसी के साथ सो चुकी हो? ये सुनकर वह अपने बालों के एटीट्यूड के साथ पीछे हटकर रहती है। नहीं, मैं अभी भी वर्जिन हूँ, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। ये सुनकर वो शैतान उसके बालों को पकड़ लेता है और कहता है, आइंदा मेरे सामने ऐसी बात मत करना, वरना मैं तुम्हें जिंदा रखने की जगह खा जाऊंगा। और मुझे इंसानों को खाना बहुत पसंद है और मैं इंसानों को ही खाता हूँ और जिंदा रहता हूँ, तो तुम्हें भी खा सकता हूँ मैं। उसकी बातें सुनकर डर तो बहुत लगता है ऋषिका को, पर वो अपने डर पर काबू रखकर रहती है। अच्छा अच्छा, तुम्हें इंसानों को खाना पसंद है, तो खा लेना, पर मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ, तुम मुझे प्यार करो। ये बोलकर ऋषिका उसके करीब आकर उसे गले लगा लेती है और जानबूझकर अपने छोटे छोटे हाथों को उसके परफेक्ट जो ऑनलाइन से होते हुए नीचे लाने लगती है। वो उसके पेट के निचले हिस्से तक पहुंचती कि वो शैतान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कोशिश भी मत करना ऐसा करने की, वरना जेल नहीं पाओगे, आप भी मर जाओगे। तुम इसलिए ऐसा करने की कोशिश मत करो। ये सुनकर ऋषिका उसे और भी कसकर गले लगा लेती और कहती है, नहीं, मैं तो ऐसा ही करूंगी, मुझे पता है आपको यही चाहिए। इसी की ही वजह से आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, तो मैं क्यों ना आपकी ख्वाहिश पूरा करूं?
मैं खुद से आपकी ख्वाहिश पूरा करना चाहती हूँ, मुझे करने दीजिए। आपको अच्छा लगेगा अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ। मुझे आपका सेवा करना है। ये सुनकर वो गुस्से से कहता है, अच्छा तुम चाहती हो तो ठीक है। ये बोलकर वो उसके गले को पकड़ लेता है और अपने लंबे नुकीले दांत उसके गर्दन पर गधा देता है और उसका खून पीने लगता है। यह महसूस करके वो दर्द से उसके कमर पर अपने पैरों को लपेट ली दिए और उसके बालों में अपना हाथ उलझा लेती है और उसके आशा खाने से फिर से बेकाबू होने लगता है। वो और कहता है, अपने पैरों को नीचे करो। ये सुनकर वो कहती है, नहीं करूंगी मैं, मुझे ऐसा ही करना है। ये सुनकर वो गुस्से से कहता है, पैरों को नीचे करो, मैंने बोला ना। ये सुनकर वो थोड़ा डर जाती है और कहती है, ठीक है मैं करती हूँ। ये बोलकर वो अपने पैरों को नीचे कर लेती है और उसके बाद वो उसके ऊपर से हट जाता है और अपने होठों के कोने से खून साफ करके वहां से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अभियुक्त उसे घर में था और एंट्री भी उसके साथ ही है। अभियुक्त अंतरा से बात कर रहा था। तभी अचानक एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, बॉस आपसे कुछ जरूरी बात कहना है। ये सुनकर अभियुक्त कह रहा है, हाँ चलो। उसके बाद वह दोनों बाहर आ जाते हैं और फिर वह आदमी कहता है, बस असल में वह बाहर आ चुका है, किसी ने उसे बाहर निकाला है, यहाँ तक कि उसके साथ सौदा भी कर लिया है। ये पता नहीं चल पाए कि कौन था, पर वह बाहर आ चुका है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन। अगले दिन सुबह अभियुक्त अंतरा को अपनी बाहों में लेकर लेटा हुआ था। उसकी एक बाहों में अंतरा थी और दूसरे हाथ में फोन था, जिसमें वह किसी को मैसेज कर रहा था। इधर उधर सो रही थी और दोनों बच्चे उनके बगल में लेटे हुए थे और सो रहे थे। अंतरा और अभियुक्त को देखकर ही यह पता चल सकता था कि कल रात उनके बीच क्या हुआ होगा। पूरे बिस्तर की हालत भी ठीक नहीं थी। अंतरा और अभियुक्त के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था और अभियुक्त की पीठ पर जो निशान थे, उससे ये पता चलता था कि कल रात वह कितने वाइल्ड हो चुके थे। अभियुक्त विद्युत को मैसेज कर रहा था, जिसमें वह लिख रहा था, मैं आज ही ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं और वहां होने वाली मीटिंग का ध्यान रखना है, मैं नहीं आ पाऊंगा। विद्युत जो कि जिम में था, गुस्से से फोन को देखता है, फिर यश कर देता है और फोन को साइड में फेंक देता है और अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। थोड़ी देर बाद देविका जी हाथ में प्रोटीन शेक लेकर आती है और कहती है, बच्चा आज इतनी जल्दी उठ गया तुम। ये सुनकर विद्युत अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी सीरियल कहाँ है? तो मम्मी कहती है, अरे वो तो प्रेग्नेंट है, अभी उससे ये सब काम नहीं करवाना चाहिए। अंतरा के वक्त हमने लापरवाही कर दी थी, इसलिए बच्चों की हालत जब वो लोग पैदा हुए थे सही नहीं थी। बहुत मुश्किल हुआ था उस वक्त और मैं नहीं चाहता कि ऐसा फिर से हो। इसलिए उसका ख्याल रखना जरूरी है ताकि बच्चा एकदम स्वस्थ और अच्छे से हमारे बीच आए। विद्युत अपने गुस्से पर काबू कर लेता है, हालांकि उसे गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मम्मी के हाथ से प्रोटीन शेक ले लेता है और कहता है, ठीक है मम्मी, आप अब मुझे अपना काम करने दो। ये सुनकर देविका जी कहती है, पर मुझे आज तुम दोनों को लेकर शॉपिंग पर जाना है। वैसे भी अगले महीने गोद भराई होने वाली है, इसलिए शॉपिंग करना जरूरी है। अभी सही तैयारी कर लो, वरना बाद में मौका नहीं मिलेगा। बाद में वो बाहर नहीं जा पाएगी। ये सुनकर विद्युत गुस्से से कहता है, तो क्या हुआ, नहीं जा पाएगी तो? मम्मी, आप उसकी इतनी ज्यादा परवाह करना बंद करो। आपके पास दो बेटे हैं, उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है आपको। आप तो ज्यादा ही उसकी परवाह करने लगी हो। ये सुनकर देविका जी उसके सिर पर एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, चुप कर पगले, कहाँ के बड़े आए मम्मी के सामने चिल्लाने वाले। तू भी कितना छोटा था, तेरे पापा तुझे कितना प्यार करते थे, मुझे भी तुम दोनों से बहुत प्यार था। और तुम दोनों होकर तुम दोनों को अपने बच्चों की परवाह नहीं है, पागल कहीं के। कभी कभी गुस्सा आ जाता है तुम दोनों भाई पर, वो तो फिर भी सुधर चुका है, पर तू अभी ऐसा कर रहा है। ये सुनकर विद्युत गुस्से से कहता है, तो क्या करूं मम्मी? मैं थक चुका हूं, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी और बच्चा भी नहीं करना चाहिए था। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इतनी जल्दी शादी कर ली और बच्चा किया। ये सुनकर देविका जी कहती है, शादी हमने नहीं करवाई थी, तूने जबरदस्ती की थी। वो तो हमने तुझे एक्सेप्ट कर लिया, तेरी खुशकिस्मती है। पागल कहीं के, खुद गलती करेगा और हमें बताएगा। अब जो हो गया वो हो गया। वैसे अब बदल नहीं सकते हैं, अब जैसा भी हो तुझे इस रिश्ते को चुपचाप मानना होगा। पागल लड़के कहीं के, बार बार तेरी यह पागल बातें हमारे सामने नहीं चलने वाली है। ये सुनकर विद्युत कहता है, ओके मम्मी, आप यहाँ से जाओ, मुझे अपना काम करने दो।
आपके पापा के पास जाना चाहिए। ये सुनकर देविका जी कहती हैं, पहले मेरे सवालों का जवाब दोगे या नहीं? वो गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है मम्मी, जाऊंगा। पर भाई ने मुझे कहा है कि कल मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, एक मीटिंग को अटेंड करने। ये सुनकर देविका जी कहती हैं, तो शॉपिंग तो हम आज जा रहे हैं ना? कौन सा चल जा रहे हैं तो अपना सारा वर्कआउट करने के बाद नाश्ता कर लेना, उसके बाद हम निकल पड़ेंगे। ये सुनकर विद्युत हाँ कहता है और देविका जी बाहर चली जाती है। वहीं सेजल कमरे के अंदर बिस्तर पर सो रही थी। उसे काफी नींद आ रही थी और वह भी उठना नहीं चाहती थी। ठंड का मौसम था और ठंड में उसे ज्यादा नींद आती थी, इसलिए वो उठना चाहती भी नहीं थी, बिल्कुल भी। तभी देविका जी उसके लिए नाश्ता बनाकर कमरे में रख देती हैं और कहती हैं, सेजल, इसका नाश्ता कर लेना, टाइम से नाश्ता करना जरूरी है और उसके बाद दवाई भी खानी है। ये सुनकर सेजल अपनी आंखें खोलती है और धीमी आवाज में कहती है, ठीक है मम्मी, मैं खा लूंगी। ये सुनकर देविका जी बाहर चली जाती हैं और फिर अपना फोन निकालकर अभियुक्त को कॉल करती है। अभियुक्त फोन उठाता है और देविका जी कहती हैं, बच्चे कहाँ हैं? मुझे बच्चों से बातें करनी है। ये सुनकर अभियुक्त कहता है, वो दोनों तो अभी सो रहे हैं। देविका जी कहती है, अच्छा सो रहे हैं, जब उठ जाएं मुझे कॉल करना, मुझे उनसे बातें करनी है। बहुत दिन हो गए, बच्चों को देखा नहीं, उनकी याद आ रही है। सुनकर अभियुक्त अपने दोनों बच्चों को देखता है, जो सैंडविच जैसे सो रहे थे। उसका बेटा नीचे लेटा हुआ था और उसके ऊपर एक तकिया रखा हुआ था और उसके ऊपर उसकी बेटी लेटी हुई थी। दोनों बिल्कुल सैंडविच जैसा लग रहे थे। ये देखकर अभियुक्त के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो एक फोटो खींचकर अपनी मम्मी को भेज देता है और लिखता है, देखिए बच्चे ऐसे सो रहे हैं। ये फोटो देखकर देविका जी को बहुत प्यार आ जाता है और वो बच्चों को देखती है। वहीं दूसरी तरफ अंतरा अपनी मम्मी से कॉल पर बात कर रही थी। उसकी मम्मी काफी उदास हो चुकी थी, बेटे के गम में उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार अपने बेटे के बारे में ही सोच रही थी, इसीलिए अंतरा ने उन्हें कॉल किया था, ताकि वो थोड़ा बहुत ही सही डिप्रेशन से बाहर निकल सके। वहीं दूसरी तरफ ऋषिका उठकर बिस्तर पर बैठ जाती है। अभी अभी वो नींद से जागी थी और उसे काफी अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बुरी तरीके से उसके बदन को अपने हाथों से मसला हो। खासकर उसे अपने सीने में बहुत दर्द हो रहा था। जब उसने अपने शरीर को देखा तो उस पर निशान थे। उसे समझ में आ गया कि इस आदमी ने उसके नींद में होने का फायदा उठाया था। जब वो खुद बोल रही थी तब क्या हुआ था, वो नींद में ऐसा फायदा ले लिया। ये सब सो रही थी, तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और हाथ में नाश्ते का ट्रे लेकर वो अंदर आता है। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, वो चेहरे को मास्क से ढका हुआ था। लेकिन वो उसके चेहरे को देखना चाहती थी और कहती है, तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे हो मुझे? ये सुनकर वो गुस्से से कहता है, मैं किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाता हूँ, तुम चुपचाप रहो जैसे हो। ये तुम्हारा नाश्ता है, नाश्ता कर लो। सुनकर वह नाश्ते की प्लेट को देखते हुए कहती है, पर मैं घर कब जाऊंगी? मुझे घर जाना है, मम्मी पापा के पास, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। वैसे भी क्या ही करूंगी मैं यहाँ रहकर, अभी अभी तो आपको मुझसे कुछ काम भी नहीं है। वो कहता है, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, अभी तुम मेरा खिलौना हो, तुम सुंदर हो। वो कहती है, तुम मुझे अपना खिलौना समझते हो? वो कहता है, हाँ, तुम हो मेरा खिलौना, सौदा हुआ है, अब तुम मेरी हो। तुम्हारा आत्मा भी मेरा है, तुम्हारा शरीर भी मेरा है। ये सुनकर वो गुस्से से कहती है, नहीं, अभी नहीं, मुझे घर जाना है। क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते हो? ये सुनकर वो कहता है, नहीं मान सकता हूँ, अगर मेरा मन करे तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना मैं नहीं जाने दूंगा। अभी मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो भूल जाओ, तुम यहाँ से निकाल पाओगी नहीं। मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा, इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं। ये सुनकर वो गुस्से से गहरी सांस लेती है और कहती है, ठीक है, अभी मत जाने दो, पर मुझे एक बार मम्मी पापा से बात तो करवा दो। मुझे देखना है, मेरे पापा सच में ठीक हो चुके हैं कि नहीं। मैं मेरे पापा के लिए बहुत खुश हूं कि वो ठीक हो चुके हैं। ये सुनकर वो कहता है, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सिया जो सो गई थी दरवाजे के पास, सुबह सुबह उसकी आंखें खुलती हैं और वो डरते हुए दरवाजे को खोलकर अंदर आती है। वो देखती है कि नितिन नहाकर वॉशरूम से बाहर निकला था। नितिन को ऐसे देखकर वो खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है।
नितिन भी उसके सिर को चूमता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? ये सुनकर वह कहती है, मैं बहुत डर गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपको जिंदगी भर के लिए खो दूंगी, लेकिन मैंने आपको फिर से पा लिया है, खोकर भी। ये सुनकर नितिन मुस्कुराते हुए कहते हैं, भला मुझे क्या हो सकता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मेरी बेटी कहाँ है? मुझे अपनी गुड़िया रानी से बात करनी है। ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितने दिनों से मैंने उससे बात नहीं की है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, मुझे उससे बातें करनी है, उसे देखना है। ये सुनकर सिया काफी घबराकर कहती है, वो तो अभी घर पर नहीं है। ये सुनकर नितिन हैरान हो जाता है और कहता है, तू कहाँ गई है मेरी बेटी? मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। सिया घबराते हुए कहती है, जब आएगी तब बात कर लेना, अभी तो वो यहाँ पर नहीं है, उसका भी छोड़ ही दो। ये बोलते हुए सिया नितिन को गले लगा लेती है और उसके ऐसा करने से नितिन उसके करीब आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? मुझे लग रहा है आज बहुत प्यार आ रहा है आपको मुझ पर। क्या आप आज मुझ पर बहुत ज्यादा प्यार की बारिश करना चाहती हो? तो कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो तुम्हारे प्यार की बारिश में भीगना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर सिया को बहुत रोना आ जाता है, क्योंकि उसका पति ठीक हो चुका है और ये आंसू उसकी खुशी के आंसू थे। बिल्कुल पहले जैसा हो चुका है उसका पति, लेकिन एक चीज की कमी थी, अब उसके पास उसकी बेटी नहीं है। उसने अपनी बेटी को खो दिया है। अब न जाने कैसे वह अपनी बेटी को वापस पाएगी। उसे अपनी बेटी के बारे में बहुत याद आ रही थी। उसे सोच समझकर सौदा करना चाहिए था, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसका पति वापस नहीं आता। अब उसने अपनी बेटी को भी खो दिया है। दोनों ही उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो दोनों को ही नहीं खोना चाहती है। वो अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ करेगी, यह उसने सोच लिया था। इधर नितिन सिया को घबराया हुआ देखकर उसकी गाल पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, क्या हुआ? कहाँ खो गई तुम? जरा मेरे बारे में भी थोड़ा सोचो, तुम तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रही हो। ना जाने कहाँ खो गई हो तुम, तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए, ना ऐसे खोया खोया नहीं रहना चाहिए। थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो, मुझे भी प्यार जताओ, पर तुम तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रही हो। मुझसे प्यार जताना तो दूर की बात है, थोड़ा मेरे बारे में सोचो। ये सुनकर सिया मुस्कुरा कर कहती है, हाँ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाने जा रही हूँ। ये सुनकर नितिन कहते हैं, पर हम कहाँ हैं? सिया जवाब देती है, हम मेरे घर पर हैं, काफी सालों बाद हम यहाँ आए हैं। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई थी। ये सुनकर नितिन कहते हैं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पर अगर बेटी का कॉल आए तो मुझे भी बात करना है। वैसे भी मेरा बहुत मन कर रहा है मेरी बेटी से बात करने का। ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे बहुत दूर जाने वाली है। मुझे बहुत डर लग रहा है, न जाने क्यों। इसलिए मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ नाश्ता करने के बाद ऋषिका कहती है, क्या मैं घर जा सकती हूँ? मुझे अभी घर जाना है, मुझे मम्मी पापा के साथ रहना है। क्या तुम मुझे एक बार के लिए जाने नहीं दोगे? वैसे भी अभी तो मैं छोटी हूँ, न तुम्हारे हिसाब से मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मुझे लेकर आ जाना। ऐसा भी तो कर सकते हो न तुम। ये सुनकर वो कुछ सोचकर कहता है, बात तो तुमने सही बोली है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं वक्त से पहले तुम्हें मार डालूंगा, पर अभी तुम्हें जिंदा रखना जरूरी है। अभी तुम्हें जिंदा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर ऋषिका कहती है, ठीक है, अब मुझे मेरे मम्मी पापा के पास छोड़कर आ जाओ, मुझे उनसे बात करनी है और उनके साथ रहना है। वो कहता है, ठीक है, पर एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कोई मर्द छुए तो वो वहीं मरेगा, क्योंकि तुम मेरी हो चुकी हो। तुम्हारा शरीर पूरा मेरा है, पूरी तरह से तुम मेरी हो, तो किसी भी मर्द के पास जाने की कोशिश मत करना। ये सुनकर ऋषिका हैरान हो जाती है और कहती है, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? वो गुस्से से कहता है, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। अच्छे से यह बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि अब से तुम किसी भी मर्द के पास नहीं जाओगी, क्योंकि तुम मेरी हो चुकी हो और अब तुम पर पूरी तरीके से बस मेरा ही हक है, किसी का नहीं। तो अब भूल जाओ इस दुनिया को, क्योंकि तुम मेरी दुनिया में आ चुकी हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर ऋषिका को डर भी लग रहा था, लेकिन उसे यहाँ से निकलना है। उसे पता है कि उसकी मम्मी कुछ न कुछ करके उसे बचा लेंगी। अंतरा बच्चों के साथ थी, तभी अभियुक्त पीछे से आकर बच्चों सहित उसे गले लगा लेता है और कहता है, जान, शायद कल हमें वापस जाना पड़ेगा। मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना है।
इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, हमें जाना ही होगा। ये सुनकर दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं, हमें नहीं जाना, हमें यहीं रहना है, हम कहीं नहीं जाना चाहते। बच्चों की बात सुनकर अभियुक्त गहरी सांस लेकर कहता है, बच्चा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, जाना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तैयार हो जाओ, हमें चलना होगा। ये सुनते ही अभी चिल्लाकर कहता है, नहीं, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप लोग चले जाओ, मुझे ये बर्फीली जगह बहुत पसंद है। अभियुक्त यह सुनकर गुस्से से उसे देखता है और कहता है, अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो थप्पड़ लगाऊंगा, पहले ही बहुत सहन कर लिया है, तुम्हें समझना चाहिए कि हम यहाँ नहीं रुक सकते, कल तुमने अपनी मम्मी और मुझे भी परेशान किया, अब और नहीं। लेकिन जिद्दी अभी गुस्से में फिर कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यहीं रहना है, यहाँ चॉकलेट वाला हाउस है, बर्फ है, खूबसूरत क्रिसमस ट्री है, और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहीं रहूंगा, दादा दादी और नाना नानी को भी यहीं बुला लो। ये सुनकर अंतरा बीच में बोलती है, बेटा, अभी पापा के लिए और मेरे लिए जाना जरूरी है, लेकिन हम क्रिसमस यहीं मनाएंगे, खुश हो जाओ। ये सुनकर अभी थोड़ा शांत होता है और कहता है, ठीक है, लेकिन फिर हमें क्रिसमस यहीं मनाना होगा, और दादा दादी और नाना नानी भी यहाँ होंगे। अंतरा मुस्कुराकर कहती है, हाँ बेटा, ऐसा ही होगा, अब तुम शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पैकिंग की चिंता मत करो, बच्चों के साथ और मेरे साथ समय बिताओ। इसके बाद अभियुक्त उसे मोटा सा स्वेटर देते हुए कहता है, पहनो, हम बाहर खेलने जाएंगे, यहाँ बर्फ में बहुत मजा आएगा, पीछे गार्डन भी है, शायद वहां सारे फूल जम गए होंगे। ये सुनकर अंतरा हैरानी से कहती है, पर फूल कैसे जम गए, और गार्डन तो मुझे बहुत पसंद है, तुमने बताया ही नहीं कि यहाँ गार्डन है। अभियुक्त उसकी कमर पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहता है, तुमने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, अब बता रहा हूँ, चलो। ये सुनकर अंतरा झुंझलाते हुए कहती है, जब देखो तब यही करते रहते हो, और उसकी कमर से उसका हाथ हटाकर बच्चों को लेकर बाहर चली जाती है। अभियुक्त मुस्कुराकर देखता है और मन ही मन कहता है, पूरी रात तुम्हें प्यार करूंगा, आज तो तुम बच गई। अभियुक्त अंतरा के पीछे पीछे चलता है और गार्डन के पीछे वाले हिस्से में पहुंचकर अंतरा हैरान रह जाती है। वहां एक बड़ी सी जमी हुई नदी थी और चारों तरफ जमे हुए गुलाब के पौधे थे। सफेद, लाल और गुलाबी रंग के जमे हुए गुलाब के फूल उस जगह को बेहद खूबसूरत बना रहे थे। सूरज डूब रहा था और पूरा दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। अंतरा अपने मुंह पर हाथ रखकर कहती है, ये तो बहुत खूबसूरत है। अभी पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कान में धीरे से कहता है, ये सब तुम्हारे लिए है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि मैंने बहुत गलतियां की है, तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, अब मेरी जिंदगी तुम ही हो। ये सुनकर अंतरा शर्माते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें एहसास हो चुका है, तभी तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ आई हूँ। मुझे बस खुशियाँ चाहिए, मैं बच्चों के साथ और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। मम्मी पापा भी हमारे साथ रहें, सब खुश रहें। फिर अंतरा मन ही मन सोचती है, बस उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने मेरे बच्चे को मारा था मेरी पिछली जिंदगी में। अंतरा के विचारों को भांपते हुए अभियुक्त उसे फिर से बाहों में भर लेता है और कहता है, कुछ मत सोचो, बस मेरे और बच्चों के बारे में सोचो, अब सब ठीक रहेगा। अब बच्चों के साथ कुछ नहीं होगा, न तुम्हारे साथ और न मेरे साथ। अब तुम्हें अपने करियर पर भी ध्यान देना है, तुम्हारी पढ़ाई भी जरूरी है। इस बार मैं तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम सिर्फ पास नहीं होगी बल्कि फर्स्ट आओगी। ये सुनकर अंतरा झुंझलाते हुए कहती है, मुझे फर्स्ट आने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बस पास होना है, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी, छोड़ो मुझे अभी। अभियुक्त मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम फर्स्ट नहीं आए तो सब क्या सोचेंगे। अभियुक्त आर्यवंशी की बीवी जो सिर्फ पास हो पाए, फर्स्ट नहीं आए। मैं एक प्रोफेसर हूँ और मेरी बीवी पढ़ाई में अच्छी न हो, ये तो मेरी बेइज्जती होगी, और मेरी बेइज्जती तुम्हारी बेइज्जती है, हम दोनों एक हैं, और वैसे भी रात को तो हम पूरी तरह एक हो जाते हैं। उसकी यह बात सुनकर अंतरा गुस्से में उसे धक्का देती है और कहती है, बकवास बंद करो, तुम इतने बेशर्म हो कि मेरा मन करता है तुम्हें मार डालूं। अभियुक्त हंसते हुए कहता है, मार डालो, वैसे भी तुमने तो मुझे मार ही दिया है। जब तुम नहाकर बाहर निकलती हो तो मैं अधमरा हो जाता हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो जीने का मन नहीं करेगा।
ये कहकर वो उसकी गर्दन पर अपने गर्म होठों से चुंबन करता है। उसकी इस हरकत पर अंतरा गहरी सांसें लेने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे जमे हुए गुलाब तोड़कर खेल रहे थे। गुलाब के फूल बर्फ के कारण सख्त और नुकीले हो गए थे। बच्चे उन्हें तोड़ फोड़ कर खुश हो रहे थे। अभियुक्त बच्चों की तरफ देखते हुए अंतरा से कहता है, हमारे बच्चे इतने शैतान क्यों हैं? अंतरा मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि मैं बचपन में बहुत शैतान थी, कुछ नहीं सुनती थी अपने मम्मी पापा की। अभियुक्त मजाक करते हुए कहता है, नहीं तुम नहीं, मैं शरारती था। लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई। अब तो सब कुछ तुम्हारे लिए है। इसके बाद अंतरा उसका हाथ पकड़ लेती है। अभियुक्त गहरी सांस भरते हुए कहता है, काश तुम बिस्तर पर भी इसी तरह मेरा हाथ पकड़ती, तब हम और कनेक्टेड महसूस करते। अंतरा झुंझलाकर कहती है, आहें भरना बंद करो और मुझे अकेला छोड़ो। अभियुक्त मुस्कुराते हुए कहता है, क्या करूं? ये तो मेरा काम है। और वैसे भी अब रात को हम बच्चों के लिए बॉडीगार्ड रखेंगे और फिर सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त बिताएंगे। इस पर अंतरा गुस्से में कहती है, तुम पागल हो। लेकिन उसकी मुस्कान ये जाहिर करती है कि वह भी खुश है। ये सुनकर अंतरा गुस्से से कहती है, ये तुम्हारा हवास जाग रहा है। अभियुक्त कसकर उसके कमर को पकड़ के अपने से सद देता है और खुद को फुल करवाते हुए कहता है, सोच भी नहीं सकते पागल हो रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, अब मैं और खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूं। ये बोलकर अभियुक्त उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और बच्चों को देखकर कहता है, कहीं मत जाना, यहां पर ही रहना। ये सुनकर दोनों बच्चे अपनी मासूम आंखों से उन दोनों को देखते हैं और फिर अपने खेल में लग जाते हैं। तभी वहां पर काफी सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उन पर नजर रखने लगते हैं। अभी अंतर को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है। इधर वह मेड देख रही थी अभियुक्त और अंतर को, उसे गुस्सा आ रहा था अंतर को देखकर। जिस जगह पर उसे होना चाहिए उसे जगह पर अंतर है, ये सोचकर भी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। कमरे में पहुंचकर अभियुक्त अंतर को बिस्तर पर फेंकता है और फिर जल्दी जल्दी अपने शर्ट के बटन खोलते हुए उसके ऊपर आ जाता है और फिर अपना बेल्ट भी उतार कर फेंक देता है और अंतर को चूमने लगता है। अंतर को चूमते हुए वो अंतर आगे स्वेटर को धीरे धीरे उतर कर फेंक देता है और फिर उसके इनर को भी उतार कर फेंक देता है और उसके सीने को अपने हाथों से प्रेस करने लगता है। इससे अंतरा बेचैन होकर उसके पीठ पर अपनी नाखून बढ़ने लगती है और उसके ऐसे कहने से अभी जितना खुद को कंट्रोल कर रहा था पूरी तरीके से कंट्रोल खो देता है और फिर अंतर का लोअर इनर बेबी उतार कर फेंक देता है और उसके पैरों को अपने कमर पर लपेट लेता है और बिना देर किए उसके अंदर इंटर करता है और फिर मूवमेंट शुरू कर देता है। तुरंत है इससे हम तरह की आंखों में आंसू आ जाता है और वह आहें भरने लगती है। अभियुक्त उसके होठों को छोड़कर उसके गर्दन को चूमने लगता है और अंतरा आहें भरते हुए अपने नाखूनों से उसके पीठ को नोच रही थी। उसे अभी भी एक साथ दो दो चीज महसूस हो रहा था, किसी को ना दर्द। अभियुक्त उसके फीलिंग्स को समझ सकता था, उसे मजा भी आ रहा है अंतरा को ऐसे देखकर। वो काफी खुश भी है। आज सच में आज का दिन उसके लिए कितना ज्यादा अच्छा था। आज अपने मन से प्यार कर रहा था। वो जितना चाहे इतना प्यार कर सकता है अंतरा को। अंतरा को तेज कर देता है, इससे वो कसकर उसे पकड़ लेती है और अपने पैरों को भी उसके कमर पर और भी ज्यादा कस लेती है और गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। ये सुनकर अभियुक्त उसके होठों को देखते हुए कहता है, कब नहीं आता है ये बताओ? प्यार तो मेरा हर वक्त आता है, तुम करने नहीं देती हो, ये बड़ी बात है। अंतरा हंसते हुए कहती है, इसके बाद से मौका भी नहीं मिलेगा। तुम भी बिजी रहने वाले हो और मैं भी। ये सुनकर अभियुक्त उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हम फिर भी प्यार कर लेंगे। बहुत ज्यादा, वैसे भी प्यार करने की कोई लिमिट नहीं होती। हम जितना चाहे उतना प्यार कर सकते हैं एक दूसरे से। ये सुनकर अभियुक्त उसके होठों को देखते हुए कहता है, कब नहीं आता है ये बताओ? प्यार तो मेरा हर वक्त आता है, तुम करने नहीं देती हो, ये बड़ी बात है कि? यह सुनकर अंतर हंसते हुए कहती है, इसके बाद से मौका भी नहीं मिलेगा। तुम भी बिजी रहने वाले हो और मैं भी। ये सुनकर अभियुक्त उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हम फिर भी प्यार कर लेंगे। बहुत ज्यादा, वैसे भी प्यार करने की कोई लिमिट नहीं होता। हम जितना चाहे उतना प्यार कर सकते हैं एक दूसरे से। ये बोलते हुए अभियुक्त उसे प्यार करने लगता है। कुछ देर बाद उसके ऊपर से हट जाता है और कहता है, फर्स्ट राउंड कैसा रहा? अंतर शर्माते हुए कहती है, फंटास्टिक। अभियुक्त मुस्कुराता है और उसे अपने ऊपर कर लेता है और कहता है, तो फिर सेकंड राउंड भी शुरू कर देते हैं। ये सुनकर अंतर है रानी से कहती है, बच्चों के पास नहीं जाना है क्या? अभियुक्त कहता है, अभी मेरा मन नहीं भरा है, अभी भी मेरे डिजायर एक्टिव है, तो कैसे ही मैं छोड़ सकता हूँ।
अंतरा शर्मा जाती है और कहती है तुम भी ना एक नंबर के पागल हो, मन कर रहा है तुम्हें 2 थप्पड़ मार दो, पागल आदमी कहीं के, तुम्हारा ये पागलपन जाग जाता है। बार बार अभियुक्त हंसते हुए कहता है वह तो तुम्हारे लिए ही जानता है ना, चलो शुरू करो, अब तुम्हारी बारी है। अब अंतर शर्माते हुए हाँ कहते हैं और फिर वो दोनों फिर से प्यार करने लगते हैं एक दूसरे को। इधर अभियुक्त एक्साइटमेंट में अपनी आंखों को बंद कर देता है और अपनी गहरी आवाज में कहता है FHC के बेबी एप्पल, FHC के। ये बोलकर वो अंतरा के कमर को पकड़ लेता है और अंतरा उसे प्यार करने लगती है। उनका प्यार ना जाने कितने घंटे तक चलता है। काफी देर बाद अंतरा थकान की वजह से उसके ऊपर लेट जाती है। वो दोनों अभी भी एक दूसरे से कनेक्ट है, पर अंतरा काफी थक चुकी है, जिसे देखकर अभियुक्त उसके कमर को सहलाते हुए कहता है इतनी जल्दी तुम थक गई हो, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, सेकंड राउंड भी अच्छी तरीके से नहीं हुआ, तुमसे कुछ होता ही नहीं, तुम सच में बहुत ही छोटी सी हो। ये सुनकर अंतरा गुस्से से कहती है आप एक नंबर के पागल हो, आप ही इतने बड़े हो, मैं तो छोटी हूं क्या, जरूरत थी आपको मुझसे शादी करने की, किसी आंटी से शादी कर लेते, अगर सही वक्त पर शादी कर लिया होता तो आपकी बेटी की अब तक शादी की उम्र हो जाती, आपके बाल भी सफेद होने लगे हैं। ये सुनकर लव यू टू मुस्कुराकर कहता है झूठ बोलना बंद करो, अभी भी मैं बहुत हैंडसम हूं, लाखों लड़कियां पागल हैं मेरे लिए, तुम भी उनमें से ही एक हो। ये बोलकर अभी उसे पलट देता है और फिर से शुरू हो जाता है। अंतरा शर्माते हुए कहती है अब बस भी करिए ना, अब बच्चों के पास जाने दीजिए। अभियुक्त उसके कान में धीरे से कहता है आई नो यू फील सो गुड अंतरा। अंतरा और भी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है अब बस करो, ऐसे पागल हैं जैसा बात करना बंद करो, तुम नहीं नंबर की पागल आदमी हो, मैं बस बच्चों के पास जाना चाहती हूँ और मैं थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा। अभियुक्त उसके कान में कहता है कोई बात नहीं, कर तो मैं रहा हूं ना, तुम्हारे थकने या ना थकने से क्या हो जाएगा, मुझे करने दो, तुम आराम करो, तुम बस मुझे महसूस करो अपने अंदर। अंतरा जैसे शर्म से पानी पानी हो गई थी उसकी बातें सुनकर। थैंक यू फॉर लिसनिंग, मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।